नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जो अक्सर सुर्खियों में रहता है, पर जिसकी गहराई को समझना वो बहुत ज़रूरी है। राजनीतिक हिंसा। जी। हमारे पास इस मुद्दे पर कुछ अकादमिक विश्लेषण और लेख है, और कोशिश रहेगी कि हम इनमें से सबसे अहम बातें निकालकर सामने रखें। बिल्कुल। हमारे मकसद है इस उलझे हुए मसले की परतें खोलना। आखिर ये हिंसा होती क्यों है, इसके कौन कौन से चेहरे हैं और समाज या सरकारें इसे काबू में करने के लिए क्या करती हैं। हाँ, और जैसा कि अरस्तू ने सदियों पहले कहा था कि लोग यूं ही छोटी मोटी बातों पर बगावत नहीं करते। इसके पीछे अक्सर गहरी नाइंसाफी या नैतिक कारण छिपे होते हैं। तो चलिए इसी धागे को पकड़कर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि जब हम राजनीतिक हिंसा कहते हैं तो इसका मतलब क्या है। देखिए, आमतौर पर इसका मतलब होता है किसी समूह द्वारा सरकार की नीतियों या उसके काम करने के तरीके के खिलाफ सामूहिक रूप से हिंसा का इस्तेमाल करना। ये एक तरह का असंतोष जताने का वो हिंसक तरीका है। यानी ये सीधे तौर पर सत्ता या राजनीतिक व्यवस्था से जुड़ा है। हाँ, और ये कोई नई बात नहीं है। अरस्तू से लेकर कौटिल्य तक प्राचीन विचारकों ने भी ये माना था कि जब शासन गलत रास्ते पर चलता है, लोगों का दमन करता है या अन्याय करता है, तो ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है। अच्छा। आज के ज़माने में ये और भी पेचीदा हो गया है, क्योंकि आधुनिक समाजों में तनाव के कारण बहुत अलग अलग हो सकते हैं। एक दिलचस्प पहलू ये भी है कि ये हिंसा ज्यादातर राज्य यानी सरकार और उसकी संस्थाओं के खिलाफ होती है। आखिर राज्य के पास ही तो बल प्रयोग का एकाधिकार होता है। सेना, पुलिस, जेल, अदालतें, ये सब उसी के नियंत्रण में हैं। बिल्कुल सही कहा। और यहीं पर एक और अहम बात समझनी चाहिए जो इन स्रोतों में उभर कर आती है कि राज्य खुद भी इतिहास में एकता बनाने या विकास करने के नाम पर हिंसा का इस्तेमाल करता रहा है। अच्छा, ये कैसे? राज्य खुद कैसे हिंसा करता है? जैसे नए राष्ट्रों के निर्माण के दौरान खासकर एशिया और अफ्रीका में अलग अलग सांस्कृतिक समूहों को एक राजनीतिक झंडे के नीचे लाने के लिए कई बार जबरदस्ती के तरीके अपनाए गए। इन विश्लेषणों में जिक्र है कि कैसे अल्पसंख्यक संस्कृतियों को दबाया गया, उनकी भाषा या रिवाजों पर रोक लगाई गई, जिसे कुछ अध्ययन सांस्कृतिक हत्या जैसा कठोर शब्द भी देते हैं। जबरन धर्म परिवर्तन या लोगों को उनकी जगहों से निकालना भी वो इसी प्रक्रिया का हिस्सा रहा है। और आर्थिक विकास के मामले में भी ऐसा हुआ है। हाँ, बिल्कुल। इंग्लैंड में 1830 के आसपास हुए कैप्टन स्विंग आंदोलन का उदाहरण दिया गया है। औद्योगिक क्रांति आई, नई मशीनें आईं, खेती के तरीके बदले और कई किसान वो बेरोजगार हो गए। जी। जब उन्होंने विरोध में मशीनें तोड़नी शुरू की तो उनके विद्रोह को बहुत बेरहमी से कुचला गया, फांसी तक दी गई। बाप रे। तो ये दिखाता है कि राज्य सिर्फ हिंसा को रोकता ही नहीं, कई बार खुद भी उसका स्रोत बन जाता है, चाहे वो एकता के नाम पे हो या विकास के नाम पर। समझ गया। तो ये तो हुआ राज्य का पक्ष। अब वापस लोगों पर आते हैं। आखिर वो कौन सी वजहें हैं जो लोगों को हिंसा का रास्ता अपनाने पर मजबूर करती है? हमारे पास जो जानकारी है वो क्या कहती है इस बारे में? देखिए, मूल बात तो यही है कि लोग हिंसा का सहारा अक्सर तब लेते हैं जब उन्हें लगता है कि अपनी बात शांति से या कानूनी तरीकों से कहने के सारे रास्ते वो बंद हो गए हैं। उन्हें महसूस होता है कि उनकी सुनवाई नहीं हो रही। और इसके पीछे क्या खास कारण होते हैं? क्या वजहें गिनाई गई हैं? इन्हें हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं, कुछ सामान्य कारण और कुछ खास कारण। कौटिल्य के हवाले से सामान्य कारणों का जिक्र है, जैसे सरकार की गलत नीतियां, लोगों का दमन करना, बहुत ज्यादा टैक्स लगाना या शासन का निकम्मापन। ये ऐसी चीजें हैं जो धीरे धीरे लोगों में गुस्सा भरती हैं। और वो खास वजह कौन सी हैं जो चिंगारी का काम करती हैं, जो एकदम से भड़का देती हैं? कई हैं। एक बड़ा कारण है राष्ट्रीय आत्मनिर्णय का सिद्धांत, यानी हर राष्ट्र या जातीय समूह को अपना शासन खुद चलाने का अधिकार। अच्छा। इसी सिद्धांत के नाम पर दुनिया भर में उपनिवेशवाद के खिलाफ आंदोलन हुए, जैसे वियतनाम, अल्जीरिया और भारत का स्वतंत्रता संग्राम। हाँ। और ये आज भी प्रासंगिक है, जैसा कि कश्मीर या नागालैंड जैसे इलाकों में चल रहे संघर्ष दिखाते हैं, जहां कुछ समूह अलग पहचान या स्वायत्तता की मांग कर रहे हैं। विचारधारा का भी तो इसमें बड़ा हाथ होता होगा, जैसे फासीवाद या समाजवाद। निश्चित रूप से विचारधाराएं लोगों को एकजुट भी करती हैं और संघर्ष के लिए प्रेरित भी। फासीवाद ने जहां नस्लीय श्रेष्ठता के नाम पर हिंसा को बढ़ावा दिया, वहीं समाजवाद ने वर्ग संघर्ष और बराबरी के नाम पर। रूस, चीन और क्यूबा में जो क्रांतियां हुईं, उनके पीछे समाजवादी विचारधारा एक बड़ी ताकत थी। और धर्म या जाति के नाम पर होने वाली हिंसा,
वो भी तो एक बड़ा फैक्टर है। ये भी एक बहुत बड़ा और दुखद पहलू है। कई बार अल्पसंख्यक धार्मिक या जातीय समूह जब महसूस करते हैं कि उनकी पहचान, उनकी संस्कृति या उनके अधिकार खतरे में है, तो वे अपनी सुरक्षा और अस्तित्व के लिए हिंसक प्रतिरोध का रास्ता अपना लेते हैं। सही बात है। भारत, श्रीलंका, रूस, कनाडा, इराक जैसे कई देशों में इस तरह के संघर्ष देखने को मिले हैं, जहां पहचान की राजनीति हिंसा में बदल गई। सत्ता के अंदरूनी झगड़ों का क्या वो भी हिंसा का कारण बनते हैं? मतलब आपस में ही लड़ाई? हाँ, बिल्कुल। सत्ता पर काबिज गुटों के बीच की आपसी लड़ाई, फौजी बगावत या तख्ता पलट भी राजनैतिक हिंसा का एक रूप है। जब सत्ताधारी आपस में ही लड़ने लगते हैं तो उसका खामियाजा अक्सर पूरे देश को भुगतना पड़ता है। जैसे पाकिस्तान और बांग्लादेश में हुआ? हाँ, पाकिस्तान और बांग्लादेश में हुए सैनिक तख्ता पलट इसके उदाहरण है, जहां सेना ने चुनी हुई सरकारों को हटाकर सत्ता पर कब्जा कर लिया। आपने शुरू में नाइंसाफी की बात की थी। आर्थिक असमानता का इसमें कितना रोल है? ये एक बेहद महत्वपूर्ण कारक है जिस पर अध्ययनों में काफी जोर दिया गया है। इसे सापेक्ष अभाव या रिलेटिव डेप्रिवेशन का सिद्धांत कहते हैं। रिलेटिव डेप्रिवेशन? हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि लोग सिर्फ गरीबी के कारण हिंसा करते हैं, बल्कि तब करते हैं जब उन्हें लगता है कि समाज में संसाधनों का बंटवारा ठीक नहीं है और उन्हें वो नहीं मिल रहा जिसके वे हकदार हैं, जबकि दूसरों को बहुत कुछ मिल रहा है। अच्छा। ये नाइंसाफी का एहसास, ये तुलना कि हमारे साथ गलत हो रहा है, लोगों को व्यवस्था के खिलाफ खड़ा कर सकता है और कभी-कभी ये गुस्सा हिंसा का रूप ले लेता है। यानी ये उम्मीदों और हकीकत के बीच की खाई है कि हम उम्मीद तो ये कर रहे थे पर मिल ही रहा है। बिल्कुल। जब लोगों की उम्मीदें बढ़ जाती हैं लेकिन हालात नहीं सुधरते, तो ये खाई चौड़ी होती जाती है और असंतोष बढ़ता है। एक और पहलू है बाहरी ताकतों का दखल। क्या ये भी हिंसा को भड़काने में भूमिका निभाता है? मतलब दूसरे देशों का हाथ? हाँ, ये भी एक अहम सच्चाई है। कई बार किसी देश के अंदरूनी झगड़ों में पड़ोसी मुल्क या दूसरी बड़ी ताकतें अपना हित साधने के लिए दखल देती हैं। वे विद्रोहियों को हथियार, पैसा, ट्रेनिंग या पनाह देकर हिंसा को हवा देती हैं या उसे लंबा खींच देती हैं। उदाहरण के तौर पर पाकिस्तान पर कश्मीर में आतंकवादियों की मदद करने के आरोप लगते रहे हैं। ये तो सुनते हैं। या शीत युद्ध के दौरान अमेरिका और सोवियत संघ अक्सर दूसरे देशों के अंदरूनी संघर्षों में किसी न किसी पक्ष का साथ देते थे, जैसे अमेरिका का क्यूबा के सरकार विरोधी गुटों को समर्थन देना। समझ गया। तो कारण तो बहुत सारे और काफी उलझे हुए हैं। अब बात करते हैं कि ये हिंसा आखिर दिखती कैसे है, इसके रूप क्या क्या हैं, वो फॉर्म्स क्या हैं इसके? इसके कई रूप हो सकते हैं, हल्के से लेकर बहुत गंभीर तक। सबसे आम शायद है हिंसक विरोध प्रदर्शन, हड़ताल या दंगे। अच्छा। जब लोगों को लगता है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन या अर्जियों से बात नहीं बन रही, तो उनका गुस्सा सड़कों पर हिंसा के रूप में फूट सकता है। आतंकवाद को भी इसी श्रेणी में रखेंगे? हाँ, आतंकवाद भी राजनीतिक हिंसा का एक खास रूप है। ये अक्सर तब देखने को मिलता है जब सरकार या राज्य बहुत ताकतवर हो और उसके विरोधी गुट छोटे या बिखरे हुए हों। तब ये गुट सीधे मुकाबले की बजाय छिपकर हमले करते हैं, डर और दहशत फैलाते हैं ताकि सरकार पर दबाव बने और उनकी मांगें मानी जाएं। भारत में तो हमने देखा है ये। हाँ, भारत में कश्मीर, पंजाब और उत्तर पूर्वी राज्यों में ऐसी आतंकी गतिविधियां काफी समय तक समस्या बनी रही हैं। सेना का राजनीति में दखल देना, जैसे तख्ता पलट, वो भी इसी में आएगा? वो भी राजनीतिक हिंसा का एक महत्वपूर्ण रूप है। इसमें सेना के कुछ जनरल या पूरी सेना ही या तो अपने असंतोष के कारण या फिर राजनीतिक महत्वाकांक्षा के चलते चुनी हुई सरकार को हटाकर खुद सत्ता संभाल लेती है। जी। जैसा हमने पहले कहा, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और कई अफ्रीकी देशों में ऐसा बार बार हुआ है। ये सीधे तौर पर राजनीतिक व्यवस्था पर हिंसक हमला है। विद्रोह और क्रांति में क्या फर्क बताया गया है? ये दोनों शब्द काफी इस्तेमाल होते हैं। जब आम लोगों का गुस्सा बहुत बढ़ जाता है और वे बड़ी संख्या में संगठित होकर मौजूदा सरकार या व्यवस्था के खिलाफ हथियार उठा लेते हैं, तो उसे विद्रोह या बगावत कहते हैं। ये एक बड़ा और व्यापक आंदोलन होता है। ठीक है। अगर ये विद्रोह कामयाब हो जाए और सिर्फ सरकार ही ना बदले, बल्कि समाज का पूरा ढांचा, नियम कानून यानी पूरी सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था ही बदल जाए, तो उसे क्रांति कहते हैं। यानी क्रांति का मतलब सिर्फ सत्ता बदलना नहीं, बल्कि पूरी व्यवस्था बदलना है, एक फंडामेंटल चेंज। बिल्कुल, क्रांति ज्यादा गहरी और बुनियादी तब्दीली लाती है।
चीन, वियतनाम, क्यूबा की क्रांतियां इसके उदाहरण हैं, जहां पुराने निजाम को उखाड़ फेंका गया और एक बिल्कुल नई तरह की व्यवस्था कायम करने की कोशिश की गई। और फिर राजनैतिक हिंसा का सबसे भयानक और विनाशकारी रूप है युद्ध, चाहे वो दो या ज्यादा देशों के बीच हो बाहरी युद्ध, या एक ही देश के अंदर अलग अलग गुटों के बीच गृह युद्ध। इसमें हिंसा अपने चरम पर होती है। सही कहा। क्रांति की बात चली है तो इस पर थोड़ा और रुकते हैं। इसे अक्सर आधुनिक युग की घटना माना जाता है ना, जिसका मकसद समाज को पूरी तरह बदलना होता है, अक्सर सामाजिक न्याय और बराबरी के नाम पर। हाँ, इन विश्लेषणों में क्रांति को सिर्फ सत्ता हस्तांतरण नहीं, बल्कि सामाजिक संरचना, मूल्यों और राजनीतिक संस्थाओं में बुनियादी बदलाव लाने वाली प्रक्रिया के रूप में देखा गया है। ये अक्सर हिंसक होती है क्योंकि पुरानी व्यवस्था आसानी से अपनी जगह नहीं छोड़ती। क्रांति के विकास के 3 दौर भी बताए गए हैं। पहला, क्लासिकल दौर, जिसमें इंग्लैंड, फ्रांस और अमेरिका की क्रांतियां गिनी जाती हैं, जिन्होंने लोकतंत्र और नागरिक अधिकारों की नींव रखी। और दूसरा दौर? दूसरा, समाजवादी दौर, जिसमें 20वीं सदी में रूस, चीन और क्यूबा जैसी क्रांतियां हुईं, जिनका लक्ष्य पूंजीवाद को खत्म करके समाजवादी समाज बनाना था। अच्छा। और तीसरा दौर तीसरी दुनिया की क्रांतियां कहलाता है, जिसमें उपनिवेशवाद से आजादी के बाद कई देशों में क्रांतियां या बड़े बदलाव हुए, जैसे मिस्र या ईरान में। हालांकि हर क्रांति की अपनी खासियतें होती हैं। इन क्रांतियों को समझाने के लिए क्या कोई खास सिद्धांत या मॉडल हैं जिनका जिक्र है? मुख्य रूप से 3 सिद्धांतों का जिक्र मिलता है। पहला, टेड रॉबर्ट गर का सापेक्ष अभाव का सिद्धांत, जिसकी हमने पहले भी बात की। हाँ, रिलेटिव डिप्रिवेशन। जी, जब लोगों की उम्मीदें हमें ये मिलना चाहिए और असलियत हमें ये मिल रहा है कि बीच फासला बहुत बढ़ जाता है, तो नाइंसाफी का एहसास क्रांति को जन्म दे सकता है। दूसरा सिद्धांत? दूसरा है चार्ल्स जॉनसन का सिद्धांत, जो प्रणालीगत असंतुलन यानी सिस्टेमिक इम्बैलेंस पर जोर देता है। सिस्टेमिक इम्बैलेंस? जी, ये क्या है? इसका मतलब है कि जब समाज की व्यवस्था, चाहे वो अर्थव्यवस्था हो, राजनीति हो या सामाजिक मूल्य हो, बाहरी बदलावों जैसे नई तकनीक या विचारधारा या अंदरूनी दबावों जैसे बढ़ती आबादी या असमानता के साथ तालमेल नहीं बिठा पाती, तो व्यवस्था में तनाव पैदा होता है। अच्छा। अगर सरकार इस तनाव को संभालने के लिए जरूरी सुधार नहीं कर पाती, तो व्यवस्था चरमरा सकती है और क्रांति हो सकती है। मतलब सिस्टम एडजस्ट नहीं कर पाता। और तीसरा नजरिया शायद मार्क्सवादी होगा। हाँ, तीसरा प्रमुख नजरिया मार्क्सवादी है। ये मानता है कि क्रांति का मूल कारण समाज में मौजूद वर्ग संघर्ष है, खासकर पूंजीवादी व्यवस्था में मालिक वर्ग द्वारा मजदूर वर्ग का शोषण। मार्क्सवादियों के अनुसार ये शोषण व्यवस्था में ही निहित है और इसे शांतिपूर्ण तरीकों से खत्म नहीं किया जा सकता। इसलिए शोषित वर्ग द्वारा हिंसक क्रांति करके सत्ता पर कब्जा करना और एक वर्गहीन समाज बनाना जरूरी हो जाता है। तो ये तो हुए क्रांति के अलग अलग विश्लेषण। अब इतने तरह की हिंसा और उसके इतने कारणों को देखते हुए सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि राज्य या सरकारें इस हिंसा को काबू में कैसे करती हैं? क्या तरीके अपनाए जाते हैं? इन स्रोतों के अनुसार राज्य मुख्य रूप से 3 तरह की रणनीतियां अपनाता है। पहली है सुधारवाद और बचाव के उपाय। अच्छा। यानी सरकार कोशिश करती है कि हिंसा की नौबत ही ना आए। इसके लिए वो सामाजिक और आर्थिक सुधार करती है, लोगों की शिकायतों को सुनती है, उन्हें विकास के मौके देती है, ताकि असंतोष के जो मूल कारण है वही खत्म हो जाए। ये तो सबसे अच्छा तरीका लगता है, मतलब समस्या को जड़ से पकड़ना। लेकिन अगर हिंसा हो ही जाए तब दूसरा तरीका आता है बल प्रयोग की नीति। यानी जब विरोध हिंसक हो जाता है तो राज्य उसे दबाने के लिए अपनी पुलिस या सेना की ताकत का इस्तेमाल करता है। लेकिन यहाँ कौटिल्य की एक चेतावनी का भी जिक्र है जो आज भी मायने रखती है। उनका कहना था कि बल प्रयोग सोच समझकर और हो सके तो सिर्फ विद्रोह के नेताओं के खिलाफ करना चाहिए, आम जनता पर ज्यादती नहीं करनी चाहिए, वरना इससे गुस्सा और भड़क सकता है। बात तो सही है। और तीसरा तरीका कौन सा है, जिसे गाजर और छड़ी की नीति कहा गया, कैरेट एंड स्टिक? हाँ, ये एक मिली जुली रणनीति है। इसमें सरकार एक तरफ तो हिंसा में शामिल गुटों के नरमपंथी या उदारवादी नेताओं से बातचीत करती है, उन्हें कुछ रियायतें या सुविधाएं देती है। ये हुई गाजर, ताकि उन्हें आंदोलन से अलग किया जा सके। ठीक है।
दूसरी तरफ जो कट्टरपंथी तत्व हिंसा छोड़ने या बातचीत के लिए तैयार नहीं होते, उनके खिलाफ सख्ती से सैन्य कार्रवाई की जाती है। ये हुई छड़ी। मकसद होता है विद्रोही आंदोलन को कमजोर करना, उसमें फूट डालना और आखिरकार उसे खत्म करना। तो कुल मिलाकर आज की बातचीत से ये साफ है कि राजनीतिक हिंसा कोई सीधी साधी चीज नहीं है। ये बहुत गहरे और उलझे हुए कारणों से पैदा होती है, जैसे सरकार का लोगों का भरोसा खो देना, समाज में फैला अन्याय, अमीर गरीब के बीच बढ़ती खाएं, या फिर धर्म और जाति के नाम पर टकराव। बिल्कुल। और हमने देखा कि ये अलग अलग शक्लों में सामने आती है। कभी विरोध प्रदर्शन और दंगों के रूप में, कभी आतंकवाद या तख्तापलट के रूप में, तो कभी क्रांति या युद्ध बनकर। और इसे काबू में करने के लिए सिर्फ डंडे का जोर काफी नहीं है, बल्कि जैसा कि हमारे सामने मौजूद विश्लेषण इशारा करते हैं, अगर लंबे समय के लिए शांति चाहिए तो लोकतांत्रिक तरीकों को मजबूत करना, हाँ, संविधान और कानून का राज पक्का करना, सभी के साथ इंसाफ करना और समाज के हर तबके तक विकास का फायदा पहुंचाना बेहद जरूरी है। हाँ, क्योंकि यही वो तरीके हैं जो उन असली वजहों को दूर कर सकते हैं जिनके कारण लोग हिंसा का रास्ता चुनते हैं। सिर्फ लक्षणों का इलाज करने से बीमारी ठीक नहीं होती। ये पूरी चर्चा हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ती है। अगर राजनीतिक हिंसा, जैसा कि बार बार सामने आया, अक्सर नाइंसाफी, दमन या हक छीने जाने की प्रतिक्रिया होती है, तो क्या इसका मतलब ये है कि जब तक समाज से हर तरह की नाइंसाफी और असमानता खत्म नहीं हो जाती, तब तक हिंसा को भी पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सकता? ये एक बड़ा और शायद कुछ हद तक परेशान करने वाला सवाल है, जिस पर सोचने की जरूरत है।